नमस्कार, स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भारत के पड़ोसी देशों में चुनाव का माहौल है। अभी बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हुए, बीएनपी ने वहां पर जीत दर्ज की और जमात की जमानत कह सकते हैं जब्त हो गई, उनकी हालत खराब हो गई। अब बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होगा, रिश्ते कैसे रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच एक और पड़ोसी देश में जहां पर जंजीर रेवोल्यूशन ने ही वहां की सरकार को अस्थिर किया, वहां पर भी चुनाव होने की तारीख 5 मार्च तय की गई है। बात हम कर रहे हैं नेपाल की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल के चुनाव में क्या व्यवधान उत्पन्न करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है? सीआईए डीप स्टेट क्या एक्टिव हो चुके हैं? और साथ में यह भी कि क्या नेपाल में चुनाव हो पाएंगे भी या नहीं, और नेपाल चुनाव को लेकर भारत की क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त विदेशी मामलों के जानकार वेद शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल करूं उससे पहले बता दूं कि वेद जी नेपाल में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। महीने के 30 दिन में लगभग 20 दिन 15 दिन तो कम से कम वो नेपाल में रहते हैं और नेपाल की राजनीति और नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक स्थिति, सब कुछ को समझते हैं। तो ऐसे में 5 तारीख को हम लोग मान लें कि मतदान होने जा रहा है नेपाल में। निश्चित रूप से जिस तरीके से नेपाल में चुनावी सरगर्मी का माहौल है, लोगों के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के मन में जो एक एक्साइटमेंट है कि एक परिवर्तन की जो लहर नेपाल में है, तो उससे निश्चित रूप से लगता है कि 5 मार्च को नेपाल में जो है बहुप्रतीक्षित जो है चुनाव होने वाले हैं। और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा मैसेज भी है, एक उसके सिम्टम मैं कहूँगा कि चुनाव टाइम पे हो जाने चाहिए। नेपाल में चुनाव के लिए समय था, 2027 में वहाँ चुनाव होने थे, पर जो ये एक वहाँ पर आंदोलन की आंधी आई, उसने नेपाल की राजनीति में व्यापक परिवर्तन का एक जो मोमेंटम क्रिएट किया। और आज वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है अब चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है। और उसी चुनावी तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत अपनी तरफ से जो है नेपाल के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। मेरा सवाल यहाँ भारत से ही जुड़ा हुआ है कि क्या भारत जिस तरीके से अभी सहायता कर रहा है नेपाल की चुनाव से पहले, मैं जब देख रहा तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि क्यों इतनी सहायता की जा रही है। 270 से अधिक वाहन भारत ने दिए, ट्रक्स दी हैं और भी अलग अलग तरीके के वाहन नेपाल भिजवाए। इसके अलावा तमाम और सामग्री। तो ये भारत की सहायता क्यों दे रहा है? भारत का इन्वॉल्वमेंट भारत सहायता क्यों दे रहा है, ये प्रश्न लाजमी नहीं होगा, क्योंकि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो आप पूरे विश्व में उठा के अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में देखेंगे तो भारत और नेपाल इकलौते ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच में प्राकृतिक जुड़ाव है, जिनके बीच में आत्मिक जुड़ाव है, जिनके बीच में आध्यात्मिक जुड़ाव है, सामाजिक जुड़ाव है। तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भारत और नेपाल के रिश्ते जो है आप उस तरीके से नहीं देख सकते जैसा हम किसी और पड़ोसी के साथ देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो भारत का बजट जो है देश के सामने पेश किया और उसमें तमाम पड़ोसी राष्ट्रों के लिए जो सहायताएं उपलब्ध करानी थी उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया। तो उसमें जो है नेपाल को जो हर वर्ष सहायता दी जाती थी उसमें इस साल 100 करोड़ का इजाफा किया गया है। पिछले साल 700 करोड़ था, तो वो इस साल बढ़ाकर 800 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में बहुप्रतीक्षित चुनाव हैं। और नेपाल मतलब जो रोटी बेटी का रिश्ता सदियों से रहा है वो अभी भी चल रहा है। निश्चित रूप भले कोई माओवादी सरकार में आ जाए, वामपंथी सरकार में आ जाए, लेकिन एक जो सांस्कृतिक रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। देखिए, वो कहा जाता है कि जब तक गोरखपुर में गोरखनाथ जी, जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ जी, तब तक इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। निश्चित रूप से कोई नहीं तोड़ सकता, और ये भी यूं नहीं तोड़ सकता क्योंकि जहां पे पीपल टू पीपल रिलेशन है। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां आएंगी, वो अपने एजेंडे के ऊपर काम करेंगी, उनके जो एजेंडे को सूट करता होगा वो उन मुद्दों को हवा देंगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हों भारत नेपाल संबंधों पर। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बहुत सारे ऐसे विषय आप पाएंगे, ऐसे लगेगा कि नेपाल के अंदर भारत को गाली देना राष्ट्रवाद का परिचायक हो, इस प्रकार की तमाम जो है राजनीतिक प्रयोग उस देश की डेमोक्रेसी के अंदर किए गए हैं। परंतु जो लोगों के बीच का रिश्ता है, जो भारत
से लोग उठकर जो है पशुपतिनाथ से मुक्तिनाथ जाते हैं, जो नेपाल के लोग पिंडदान करने के लिए गया जी में आते हैं, बनारस में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक सूत्र है, जैसे जैसे एक माला को एक जो है धागा पिरोता है, उसी प्रकार एक जो सनातन की आत्मा है वो भारत और नेपाल के रिश्तों को जो है बहुत ही सलीके से पिरोती है जी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से चुनाव के वक्त माहौल को पिरो रही हैं, उसमें चाहे ओली की बात कर लें, सुशीला कार्की जी भले ही अंतरिम उसमें थी, लेकिन उनका कितना इफेक्ट होगा। बालन शाह को लेकर बहुत चर्चा हुई थी जब जंजीर आंदोलन हुआ, फिर प्रजातंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, फिर दहल का भी ये है कि इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जब नेपाल में पिछले दिनों थे, मैंने लगातार बात की क्या ये बातचीत किया जाए तो आप कहे नेपाल हूं, तो मैंने कहा चलिए अच्छा रहेगा, ग्राउंड से होकर आएंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। तो ये जो मैंने नाम लिया जी, इनका क्या इन्फ्लुएंस दिख रहा है, किस तरीके से नेपाल के चुनाव में ये एक्टिव है? देखिए, एक पे बात करें, सबसे पहले अगर ओली पे बात करें। देखिए, अगर अभी हम जस्ट इस आंदोलन से पहले की बात करें तो उसमें नेपाल की दो बड़ी पार्टियों ने मिलकर वहां पर सरकार बनाई थी। तो दो बड़ी पार्टी थी, केपी शर्मा ओली की नेकपा एमाले, और दूसरी बड़ी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस, जिसके नेपाल की सदन के अंदर सबसे ज्यादा 89 सांसद थे और केपी ओली के 78 सांसद थे। सो उसमें तीसरे जो एक बड़े की प्लेयर थे वो प्रचंड जी, जिन्होंने अभी अपनी पार्टी का पूरा विचारधारा चेंज कर लिया है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी करके उन्होंने बनाई है। तो वो उनके पास 32 सीटें थी। अब नेपाल में बड़ा एक मजेदार सिनेरियो ये था कि प्रचंड जी इधर जाते थे तो कांग्रेस की सरकार बनती थी, इधर जाते थे तो केपी ओली की सरकार बनती थी। और प्रचंड जी ने बड़े खुले तरीके से बड़े वहां की मीडिया में बोला कि जब तक प्रचंड जिंदा है तब तक जो है ये उठापटक नेपाल में चलेगी। अब नेपाल में 6-9 महीने में प्रचंड जी वहां के नीतीश कुमार हैं। लोगों ने कहा नीतीश कुमार से उनको जोड़ने की बड़ी लोगों ने, वहां के मीडिया आउटलेट्स ने उनको फ्रेम किया, टैग किया। निश्चित रूप से अब वो दो पार्टियां उनकी राजनीति से तंग आ गई थी। ओली शर्मा का क्या माहौल है अभी? देखिए, जिनके नेतृत्व में जब सरकार थी और उन्हीं की सरकार के बीच में ये आंदोलन हुआ, तो निश्चित रूप से उनके प्रति जो एक वहां पर जो नेगेटिविटी है, पॉलिटिकल नेगेटिविटी, वो तो है ही है। और उसको इनकैश कर रही है वहां की एक जो नई पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसको रवि लामिछाने जो है लीड कर रहे हैं। और अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि रवि लामिछाने खुद एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। बहुत छोटी सी 6 महीने की राजनीतिक यात्रा में उनकी पार्टी को 20-21 सांसद मिले और उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई जिनको गाली देकर, जिनके विरोध में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय राजनीति की यात्रा शुरू करी। उन्होंने बोला कि भाई प्रचंड 17,000 लोगों के हत्यारे हैं, केपी ओली जो है फलाने भ्रष्टाचारी हैं, और उन्होंने वो जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ की डोमेस्टिक राजनीति में होता है वो सब करने के बावजूद 21-22 सीटों के बाद उन्होंने जो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई और वो 2 बार गृह मंत्री रहे, बहुत छोटी सी जो है अपनी राजनीतिक यात्रा में। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि खुद इतने महत्वाकांक्षी होते हुए, खुद इतने पॉपुलर होते हुए, उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री के लिए नेपाल के सबसे पॉपुलर मेयर बालेन शाह का नाम आगे उठा दिया। और आज नेपाल की राजनीति का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि जो नेपाल का पूर्ववर्ती भाग है, जहां पे केपी ओली का गढ़ बोला जाता है, झापा क्षेत्र नंबर 5, वहां पर बालेन शाह और पूर्व प्रधानमंत्री और अब जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हैं, उनके बीच में जो है कड़ा मुकाबला जो है वहां आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। बालेन शाह बहुत चर्चा में थे जब आंदोलन हुआ, जंजीर हुआ, ये कहा गया कि वो हो सकता है सत्ता भी संभाल लें। क्या बालेन शाह उस युवा पीढ़ी को जो 18+ है उसको अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते दिख रहे हैं? बालेन शाह कहां खड़े हैं नेपाल के चुनाव? बालेन शाह का चुनाव, जब उनका मेयर का चुनाव चल रहा था, मैंने वो भी बहुत नजदीकी तरीके से देखा। और इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं। देखिए, सिर्फ एक लोकल पहलू नहीं है। एक आम नेपाली का एक अमेरिकन ड्रीम है, जिसको हमें उन सारे फैक्टर्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा। और आज जब हम देखते हैं
तो नेपाल की एलीट से लेकर मीडियम क्लास फैमिली से लेकर उन हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति बाहर है, और मेजरली सबका ड्रीम ये रहता है कि हम कैसे ना कैसे अमेरिका में पहुंचें। जब आप डंकी रूट्स की बात करेंगे, नेपाल में वेस्ट में एक ऐसा जिला है, एक ऐसा गांव है जिसके घर से हर एक घर से एक व्यक्ति जो है अमेरिका में है, और उसने कुछ नहीं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया नेपाली खर्च करके वो अमेरिका पहुंचा है। तो जो एक इन्फ्लुएंस है, जो बाहर का इन्फ्लुएंस है, वो तो डेफिनेटली जो है देखने को मिल रहा है। एक इमोशनल इन्फ्लुएंस है, जिनके बच्चे बाहर हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस मैंने काठमांडू के मेयर के इलेक्शन में भी देखा कि बालेंशाह एक निर्दलीय व्यक्ति थे और उनकी लोकप्रियता चरम पे थी, और उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया के माध्यम से होते हुए जो बच्चे बाहर हैं, जो जनरेशन बाहर हैं, उन्होंने लिटरली देश के अंदर अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके वो जो है इलेक्शन जो है इन्फ्लुएंस किया कि भैया आपने मेन स्ट्रीम पार्टियों को बहुत देके देख लिया और इस बार जो है आपको जो है एक नए चेहरे को देना है। तो ये पटकथा पिछले 3 साल से ऊपर से लिखती हुई आ रही है। ये बालेंशाह की लोकप्रियता, ये जो मेयर इलेक्शन से हुई और वो सस्टेन करती हुई इस आंदोलन के बाद एक वो जो प्रधानमंत्री पद के रूप में उनको आगे एक पार्टी ने किया है, तो ये नेचुरल रूप से नेपाल में जो है एक नई जो है पटकथा मुझे लगता है लिखने जा रहा है। पर इसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो कैडर बेस्ड पार्टी है। जब आप केपी ओली की बात करेंगे तो केपी ओली एक कैडर बेस्ड पार्टी का नेतृत्व करते हैं। अभी इस चुनाव से पहले उनकी पार्टी के अंदर उनका महाधिवेशन हुआ, महाधिवेशन से उनकी नई बॉडी चुन के आई और दोबारा वो नेतृत्व में वो पार्टी बिल्कुल दायां बायां नहीं हुई। उन्होंने अपनी पार्टी पर एज इट इज होल्ड कर लिया और आज की डेट में कुछ भी नहीं तो 7 से 8 लाख का कैडर है केपी शर्मा ओली की पार्टी का। मतलब मजबूत है, वो मजबूत है, पार्टी का कैडर है। फिर जो मेन सबसे बड़ी पार्टी है नेपाल की वो है नेपाली कांग्रेस, जिसमें उसमें भी महाधिवेशन हुआ, पर उसमें जो उनके पुराने सभापति थे शेर बहादुर देउवा, वो अपनी पार्टी को केपी ओली की तरह होल्ड नहीं कर पाए। वहां पर नए नेतृत्व में गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा जो वहां पार्टी के महामंत्री थे, उन्होंने 4 दिन के विशेष महाधिवेशन में पूरी पार्टी को जो है उन्होंने समरसॉल्ट कर दिया और पूरी पार्टी जो है एक नए युवा नेतृत्व के पास है। तो अब नेपाल के पास चॉइस है, एक तो ऐसा चॉइस जो एक बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी है, नया नेतृत्व है, जिसका इन्फ्लुएंस ग्राउंड से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखता है, और दूसरा एक नेपाली कांग्रेस जैसी जो बहुत पुरानी पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर अभी अभी जो है इतना बड़ा एक विशेष अधिवेशन से जो है 2 लड़कों ने जो है पूरी पार्टी अपने हाथ में ले ली। तो आज की डेट में नेपाली वोटर के पास चॉइस है। देखिए उसी चॉइस में एक और क्या ये भी है, आखिरी सवाल, की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो कि हिंदुओं की बात करती है और उसने अपना मैनिफेस्टो भी जो जारी किया उसमें कहा कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आंदोलन भी तमाम उन्होंने। देखिए नेपाल की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप हिंदुत्व की बात करेंगे, एटलीस्ट जब हम इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर देखते हैं तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा बहुत खुले तरीके से जो है हिंदुत्व के लिए और सनातन के एजेंडे पर बात भी करती है और काम भी करती है। और भाजपा के अलावा आप किसी पार्टी को उठा लीजिए, आप पाएंगे कि वो जो है सेक्युलरिज्म के जो है बोझ तले अपने आप को कॉम्प्रोमाइज पाते हैं। तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और जब नेपाल के अंदर नया संविधान आया तो वहां पर जो है हिंदू राष्ट्र को हटाकर धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दे जोड़ दिए गए, और जितनी भी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने एजेंडे के तहत काम कर रही हैं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को उठाएंगे तो वो बहुत ज्यादा धर्म की बात नहीं करते, वो सोशलिज्म की बात करते हैं, वो तमाम एजेंडे पर बात करते हैं। अब आप नेपाली कांग्रेस की बात करेंगे तो नेपाली कांग्रेस जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हिंदुत्व के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होते हुए भी आप नहीं पाएंगे कि वो बहुत खुले मन से या बहुत एग्रेसिव होके हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के लिए बात करेंगे। अभी लगभग साल भर पहले जो है महाधिवेशन से पहले नेपाली कांग्रेस का एक महासमिति, राष्ट्रीय महासमिति की एक बैठक हुई और उसमें भी खाना पूर्ति के लिए एक जो है हिंदू राष्ट्र के लिए एक सिग्नेचर अभियान जैसा एक जो है एक छोटा सा कार्यक्रम चलाया गया और वो खत्म हो गया वहीं पे। पर आज नेपाल के अंदर एक पार्टी है जो बहुत
खुले तौर से जो है हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जो खुले रूप से राजशाही को लाने की बात करती है। क्योंकि अगर आप इस आंदोलन को देखें और जब राजा को अपदस्थ करने का आंदोलन देखें तो आप पाएंगे कि राजा ने बहुत आसानी से, बहुत आराम से जो है डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में कंट्रीब्यूट किया और कोई खून खराबा नहीं हुआ और जो है राजा ने अपना पद छोड़ दिया। और जब राजा ने इतने ग्रेसफुली पद को छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में राजा कभी बैकडोर से आने की कोशिश भी करेंगे। अभी पीछे जब जेनजी आंदोलन हुआ तब से लेकर आज तक जो हर दूसरे दिन गाहे बगाहे न्यूज चलती है कि राजा आएंगे। हाँ, राजा अगर नेपाल की जनता मांगेगी, मैंने बहुत सारे पिछले कॉन्वर्सेशन में कहा है कि नेपाल में राजा एज अ राजा नहीं देखा जाता। नेपाल में राजा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जो है पूजे जाते हैं। यदि आप इनसे पिछले जो राजा थे, राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव की अगर बात करें तो आप उस वक्त पाएंगे कि नेपाल के हर घर में जैसे मंदिर में भगवान की फोटो होती है उसी प्रकार से जो है राजा की फोटो भी घर में रखी होती थी पूजा स्थान पर, और जो है राजा को उस प्रकार से पूजनीय माना जाता था। तो एक अभिभावक के रूप में नेपाल के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है कि वो चाहता है कि नेपाल की जो आइडेंटिटी है, जो हिंदुत्व की आइडेंटिटी है, वो बची रहे। पर जब हम देखते हैं कि पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, चाहे वो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, और डीप स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे पूरे चुनाव में, खुले तरीके से इन्वॉल्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे कोई हिचक भी नहीं है कहने के लिए कि आज की डेट में नेपाल CIA से लेकर उन तमाम जो है वैश्विक शक्तियों का जो है प्लेग्राउंड बन चुका है। बहुत शुक्रिया। और ये जो ये आंदोलन के रूप में आप पटकथाएं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़ा आसान होता है कि ये कह देना कि जी जेनजीओ का आंदोलन हुआ। अब आप उसके जड़ों में जाएं कि जेनजीओ का आंदोलन क्यों हुआ। अब जेनजीओ का आंदोलन एक बहाना हुआ कि जी वहां की सरकार ने सोशल मीडिया बैन कर दिया और उसके बाद जो है आंदोलन हुआ। पर आप आंदोलन तो इससे पहले और भी हुए। 2-3 महीने पहले इन्हीं राजावादी पार्टी ने, राप्रपा पार्टी ने आंदोलन किया था और बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। तब की सरकार ने भी उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। लोग आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चली, 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन उस तरीके से हंगामा नहीं किया गया। बवाल लोगों ने इस तरीके का हंगामा नहीं किया। आपने और मैंने पिछले कॉन्वर्सेशन में भी इस जिक्र को छेड़ा था। पर जब इस प्रकार का आंदोलन हुआ कि कैसे जो है छोटे छोटे बच्चों को ड्रेस पहनाकर लाया गया, बच्चों को शील्ड की तरह उपयोग किया गया। अब आप सोचिए, अगर आपको सोशल मीडिया के बैन से समस्या है, अगर वो आंदोलन शांतिप्रिय था, तो वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने देश की संसद को आग लगा दिया? वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय को आग लगा दिया? वो कौन सी ऐसी ताकतें थी जिन्होंने पूरे नेपाल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, जिनको आप जो है जिला प्रशासन के कार्यालय कहते हैं, उनमें आग लगा दी, मालपोत के कार्यालय में आग लगा दी, जिनको हम तहसील बोलते हैं। ये बताता है तो इसमें समझने की आवश्यकता यह है कि इस आंदोलन से व्यक्तिगत रूप में देखिए, आज नेपाल एक बहुत निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 1,82,83 लाख नेपाली वोटर से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज देश जिस दोराहे पर खड़ा है, ये मेकिंग और ब्रेकिंग की सिचुएशन है। कि जब आप वोट करते हैं तो आप एक देश की सरकार को 5 साल के लिए चुनते हैं। अब हमें यह देखना है कि हमें भावुकता में बहकर जो है नेतृत्व का चुनाव करना है कि हमें प्रैक्टिकल होकर नेतृत्व का चुनाव करना है। ये जो बहुत ये नेपाल की जनता को तय करना होगा। ये नेपाल की जनता को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सरकार चुनना होगा, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाया जा रहा है, की कोशिश की जा रही है। अभी आप बांग्लादेश में चुनाव देखिए, बांग्लादेश में भी तो स्टूडेंट आंदोलन क्रिएट करके एक बहुत बड़ा जो है देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज भी वो भारत में शरण ले रही हैं। और उन जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पार्टी बनाई थी, आज उनके सिर्फ जो है 299 में 6 सीटें जीत के आई हैं। वो तो सबने देखा कि वो सोशल मीडिया में लाइक और जो है शेयर होने से मुझे नहीं लगता कि वो वोटों का या लोकप्रियता का आधार होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाइक्स और तो कैसे खरीदे और कैसे इन्फ्लुएंस किए जाते हैं वो सबको पता है। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, लेकिन 15 वोट भी उनको नहीं मिले। बाकी अब नेपाल चुनाव में क्या कुछ होगा, उसकी हर एक जानकारी आपको यहां पर लगातार मिलती रहेगी और देखना दिलचस्प होगा कि किसको जनता आपकी चुनती है। और जो आंदोलन जेनजीओ के नाम पर किया गया था,
उनकी क्या महत्वता नेपाल के चुनाव में रहती है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।